वाइट पी कैप पहने वो सर झुकाए पाँव में पहने सफ़ेद जॉगर्स को घूर रहा था, यूं जैसे सारी गलती उन्हीं की हो। आज तीसरे की दुआ हो चुकी थी। लोग अब घरों को जा रहे थे, मजबूरन उसे भी 3 दिन वहीं गुजारने पड़े थे। हवेली जैसे अब काट खाने को दौड़ती थी। शायद उसे एक मासूम मौत पसंद नहीं आई। जब ये एक के बाद एक हादसा हो रहा था, कुछ भी तो अच्छा नहीं हुआ था। रमला के बाद यूं लगता था जैसे सारा ख़ानदान उसी के बाइस था। वो गई तो यके बाद दीगर सब बिखरता चला गया। कबीर ने शूज़ से नज़र हटाते किचन की तरफ देखा। गुलाबी कमीज़ पहने उस लड़की का अक्स ही देख पाया था। वो ईसल अंदर जा चुकी थी। उसके वजीद चेहरे पर पुरसोच लकीरें उभरी। मुझे कमरे में आकर चाय दे जाओ। अपने कमरे में जाने से पहले उसने हाँक लगाई। ईसल ने मुड़कर देखा, फिर गड़बड़ा कर वापस मुड़ गई। 2 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला, मगर सामिर को सही पता चला था। इसके बाद तो वो जैसे उसे नज़र ही नहीं आई। तीनों वक्त का खाना कमरे में खाती। वो हवेली में दाखिल नहीं होता था कि वो कमरे में पहले छुप जाती। कुछ लम्हों की कुर्बत उसका दिल पागल कर चुकी थी। वो उसे देखना चाहता था, छूना चाहता था, मगर वो उससे छुप रही थी। सामिर शदीद चिड़चिड़ा हो चुका था। आज तक किसी ने उसे नज़रअंदाज नहीं किया। जितना 2 दिन में वो उसे कर चुकी थी। ठीक है, वो थी उसकी मोहब्बत, मगर अना से प्यारा कौन था उसे। ठीक है, वो उसके दिलो दिमाग पर छा चुकी थी, मगर जिद में वह हारा कब था। अगर वो उससे बचना चाह रही थी तो वो उसे ठीक कर देगा। अब उसने हार कर दिल में सोच ही लिया था, बहुत हो गया। वो अब उसका दिमाग ठिकाने लगाना चाहता था। ऐसा अंदाज उसने कभी बर्दाश्त नहीं किया था। कभी किसी के यूं नखरे नहीं देखे। मगर एक वो थी। ठीक है, थी तो मोहब्बत, मगर इतनी प्यारी तो नहीं थी ना। अब उसने खुद को बावर करवाया था कई बार। कल उसने रोशनी को कहकर उसे बुलाया भी था, मगर वो नहीं आई। वो अंगारों पर लौट रहा था। कुछ इर्तसाम के केस की वजह से टेंशन, हाजिम की वजह से अलग गुस्सा हर वक्त दिमाग पर छाया रहता। अभी वो ब्राउन कॉटन की शलवार कमीज पहने, हाथ में शॉल पकड़े शदीद गुस्से में वो हवेली में दाखिल हुआ था। रगें उभरी हुई थीं और रंगत शदीद सुर्ख पड़ रही थी। शायद बाहर किसी से झगड़ा हुआ था। अभी वो अंदर आया ही था कि कहकही की आवाज़ उसके कान में पड़ी। बेशक वो महिरा की आवाज़ थी। उसने मुड़कर देखा। वो सदमे और दुख से देखता रह गया। स्याह बाल जो पहले कमर तक आते थे बमुश्किल कंधों तक आ रहे थे, जिन्हें लूज कर लिए उसने खुला छोड़ा था। सुर्ख शिफॉन का फ्रॉक पहने वो हाथ में कोई बॉल पकड़े कुछ खा रही थी। साथ ही आयनूर से बातें करते हंस रही थी। गुस्सा पहले ही दिमाग पर सवार था। उसके बाल देखकर सवार नेज़े पर पहुंचा। उसने आओ देखा ना ताओ, पल में उस तक पहुंचते उसका बाजू हाथ में लिया। वो दोनों अपनी जगह घबरा गई। लाला, सामिर, उन दोनों ने घबरा कर उसे देखा। बात करनी है, जाओ तुम यहाँ से। उसका बाजू शिद्दत से पकड़े वो संजीदगी से बोला। आयनूर ने कुछ कहना चाहा, मगर फिर स्लीपर पहनते सीढ़ियाँ चढ़ते कमरे में चली गई। सामिर, मुझे। ऊपर कमरा बंद होते ही सामिर ज़बरदस्ती लिए उसे अपने कमरे में आया और झटके से छोड़ा। वो गिरती गिरती बची, बाल चेहरे पर आते पीछे हुए। वो तो उससे बच रही थी, मगर अब वो सामने था। शदीद गुस्से में देखते उसकी जानिब आया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वो घबरा कर पीछे हुई, धड़कनें मद्धम हो चुकी थी। कहाँ गई थी तुम? उसे यही लगा कि उसने बाहर जाकर बाल कटवाए। हालांकि उसने काफ़ी सख्ती से मना कर रखा था कि हवेली से बाहर न जाए। हाजिम का कुछ नहीं पता था, कभी भी कुछ भी कर सकता था। ऐसे में वो पहले काफ़ी गुस्से में था, अब और ज़्यादा गुस्से में आ गया। महिरा ने लॉक दरवाजे को देखा। उसकी उभरी रगें और सुर्ख रंगत उसे शदीद खौफजदा कर रहे थे। वो बाहर भाग जाना चाहती थी। जवाब दो, किसकी इजाज़त से हवेली से बाहर निकली तुम, और अपने बाल किससे पूछकर कटवाए? हाँ, शदीद गुस्से में उसका बाजू दबोचे वो नीम कर जा। उसके बाल तो उसे बेहद पसंद थे। कंधों से बमुश्किल नीचे आते बाल देख उसका गुस्से से दिमाग ख़राब हुआ था। महिरा एक पल को घबराई थी। मेरा बाजू छोड़े, मैं यहाँ बकवास कर रहा हूँ, जवाब दो। उसकी मज़ाहमत और जवाब ना देना उसे और तैश दिला रहा था। महिरा की आंखें आंसुओं से भरी। मुझे छोड़ें, वरना क्या? उसने गरीब बाजू पर तंग करते उसे पास किया। महिरा की सांसें मद्धम होने लगी। मैं आपकी शिकायत लगाऊंगी सबको। आप मेरे साथ ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। मज़ाहमत तर्क करते वो उसे देखते काफ़ी खफगी और गुस्से से बोली। अलबत्ता उसके इतने पास होने पर उसका दिल शिद्दत से धड़क रहा था। रंगत गुलाबी हो रही थी। सामिर अशश कर उठा। उसकी पनाहों में, उसके कमरे में खड़ी, उसकी आंखों में आंखें डालकर वो उसे धमकी दे रही थी। अभी निकाह को वक्त ही कितना हुआ था, तुम मुझे धमकी दे रही हो? उसे जैसे यकीन ना आया। कनपटी की रगें उभरी हुई थीं। उसके सामने महिरा छोटी और काफ़ी नाजुक लग रही थी। वो 2 पल में उसके होश ठिकाने लगा सकता था। मैं धमकी नहीं दे रही, मैं सच में। उसकी आवाज़ थम गई, दिल थमा। हाथ उसके बाजू पर बेसाख्ता गया। वो जो कब से जब्त किए हुए था जब्त खो बैठा। इतनी शिद्दत से उसे छुआ कि वो सांस लेना भूल गई। धड़कनें
धड़कनें रुकती फिर तेज धड़कने लगती, खून की गर्दिश जैसे तेज हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी, हरगिज नहीं। उसकी बोलती बंद हुई, आंखें भी बंद हुई। क्या हुआ? बड़ी जुबान चल रही थी अभी तुम्हारी, बताओ तो सही, किसकी धमकी दे रही थी मुझे? भारी आवाज़, बोझल लहजा, मगर आंखों में हनूज सख्ती। उसके कटे बाल उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहे थे। निगाहें बेमुरवत से उन भीगे लबों को छूने लगी। ज़रा सा जो छुआ तो तिश्नगी मिटने की बजाय रूह पर सवार हुई। उसके बाजू को कमर से ले हाथ उसके बाजू से उसकी कमर पर गया। बेसाख्ता था सब। महिरा को होश आया जैसे। मीर, तुम जानती हो ना, आज तक किसी ने मुझसे इस लहजे में बात नहीं की, इतने नखरे नहीं दिखाए, इतना नज़रअंदाज नहीं किया जितना 2 दिनों में तुम मुझे कर चुकी हो। जानती हो मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ, किस कदर नाकाबिले बर्दाश्त है ये सब। उसका लहजा बदल गया, सर्द हो गया। ये लड़की उसके दिलो दिमाग को अपने कंट्रोल में ले चुकी थी। ज़िद में उसका कोई सानी ना था। उसकी हर जिद हर कोई मानता था, मगर उसकी कोई बात के खिलाफ नहीं जाता था। ये लड़की मुसलसल अपनी मर्जियां कर रही थी। वो उसकी हर जिद मान रहा था। हर कोई उसकी बात के खिलाफ नहीं जा सकता था। ये लड़की मुसलसल अपनी मर्जी कर रही थी, लेकिन वो किसी की ऊंची आवाज़ बर्दाश्त ना करता। और ये लड़की उसे धमकियां दे रही थी, उसके सामने खड़ी, उसकी पनाहों में बेबस। इतनी हिम्मत उसे सिर्फ निकाह के 2 बोल दे गए थे। अगर वो मोहब्बत का एतराफ़ कर लेता तो कितना बचता खुद के पास। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे अपने कमरे में जाना है। सामिर मीर ने उसे शिद्दत से बेड पर पटक दिया। उसकी बर्दाश्त यहीं तक थी। महिरा शदीद खौफजदा होती उसे देखने लगी। जाकर दिखाओ अब इस कमरे से बाहर, मैं भी देखता हूँ कैसे जाती हो। वो सोफे पर टांग रखे बैठ गया, सिगार सुलगाते। वो स्पार्ट निगाहों से उसे देखने लगा। वो मुसलसल उसका ज़ब्त आजमा रही थी। अभी वो उसकी ज़िंदगी में आई ही नहीं कि उसकी जुनूनियत भर चुकी थी उसके अंदर। अजीब दीवानगी उसकी ज़ात का हिस्सा बन गई थी। उससे मोहब्बत नहीं, इश्क हुआ था उसे। उसकी तलब की तमन्ना नहीं, जुनून था। उसकी हर अदा पर दिल से मर मिटता था, मगर इतने जल्दी उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो इस कदर उस पर हावी हो रही थी। ऐसे अंदाज उसे कभी बर्दाश्त नहीं करने पड़े। अब जब कर रहा था तो अना आड़े आ रही थी। महिरा कुछ देर वैसे ही बैठी खौफजदा निगाहों से उसे देखती रही। स्याह बाल लूज कर्ल से दाएं कंधे पर बिखरे थे सारे। रंगत कुछ देर पहले के लम्स और एहसास से शदीद गुलाबी हो रही थी। सिगार का धुआं उसकी बर्दाश्त से बाहर था। न जाने बाहर आकर किसी को पता चल गया तो क्या सोचेंगे। अभी रुखसती तो नहीं हुई। उसने जब देखा सामिर ने आंखें बंद करते सर सोफे से टिका लिया तो वो उठ खड़ी हुई। कुछ देर उसके साथ कमरे में नहीं रह सकती थी वो, और चप्पल इधर ही उतारते वो सामिर पर नजरें जमाई दरवाजे की जानी पड़ी। सामिर का दिमाग बिल्कुल आउट हुआ था पल में। उसका हाथ दरवाजे के लॉक पर गया ही था कि उसने पूरी शिद्दत से उसे अपनी तरफ खींचा। इंतहाई गुस्से में वो इतनी घबरा गई कि उसके सीने से आ लगी। दोनों बाजू उसके गिर्द बांधे। उसका सर उसके कंधे पर था। आंखें जोर से भींची और उससे बच रही थी वो उसी में। सॉरी, उसको लगा वो अब नहीं छोड़ेगा, और कौन बचा सकता था अभी उससे। जब ही बेसाख्ता उसके सीने से लग गई थी वो तो शल रह गया। नाजुक वजूद उसके इंतहाई करीब था। उसके बाजू की कमज़ोर ग्रिफ में उसे लगा कि वो कैद हो चुका है। यही सार उसके दिलो दिमाग को भी जकड़ गया। आंखें जोर से बंद करते उसने खोली। लबों के जरिए गहरी सांस लेते चेहरा झुकाकर उसे देखा। जाने ये क्या जुनून मोहब्बत है इन दिनों। जी चाहता है कोई मुझे तुम पे वार दे। उसका चेहरा उसके सीने में यूं कुछ उसके बालों की वजह से छुप गया था। बेसाख्ता उठे बाजू उसके गिर्द बांधे, ट्रांस की कैफियत में ठोड़ी उसके सर पर टिकाई। वो हार चुका था, वो मुकम्मल तौर पर हार चुका था। उसकी हर अदा उसके हवासों पर छा चुकी थी, इतनी शिद्दत से कि दिलो दिमाग में और कुछ नहीं बचा था। वो हर सू छा गई थी। बाहर नहीं गई तो ये अब वो आए नूर ने काटे थे। बाहर नहीं गई, वो सफाइयाँ दे रही थी। अलबत्ता अब उसे एहसास हुआ वो कितने पास आ चुकी थी उसके। वो थोड़ा सा पीछे, सामिर उसे देख रहा था मगरूर बेमुरवत निगाहों से। बाजू का हिसार हनूज उसके गिर्द बंधा था। महिरा ने उसे देखा था परेशानी से। वो अब क्यों नहीं छोड़ रहा था उसे। दिल कानों में धड़क रहा था। उसकी दिलफरेब खुशबू उसकी सांसों में मिलती, धड़कनों से खेल रही थी। सांसों की तपिश अलग जान का वबाल बन चुकी थी। वो कहीं भाग जाना चाहती थी। वो पहले पसंद था, अब हवासों पर सवार होना चाह रहा था। ज़्यादा हाथ उसके कुशादा सीने पर रखते वो फिर से छोटी सी मजामत करना चाहिए उसने। तुम गज़ब हो। उसके सुर्ख लबों को बेबाकी से देखते
वो मामूल से काफ़ी भारी आवाज़ में बोला। आवाज़ सरगोशी नुमा थी मगर पूरे वजूद में उतरी। उसके हाथ थम गए, चेहरे पर कई रंग बिखरे, पलकों का रक्स काफ़ी जानलेवा था। सामिर ने झुककर शिद्दत से उसकी आंखों को छुआ। बहुत हसीन, बेपनाह। उसके नर्म भरे भरे गालों पर अपने गाल रब किए। कमर के गिर्द करीब तंग थी। महिरा को सही मायनों में जान खतरे में महसूस हुई। या तो वो अपनी हरकतों से जान लेता या बातों से, दोनों ही जान का वबाल बन चुका था उसके लिए। मीर वो उसे रोकना चाहती थी मगर उसके यूं पुकारने पर वो और बहक जाता। जब ही झुककर उसके लबों को छुआ, इतनी नरमी से कि छूने का गुमान हुआ। यहाँ से चली जाओ वरना जिम्मेदार तुम होगी। उसको आज़ाद करते वो मुश्किल लहजे और जज्बात पर काबू पाते बोले। महिरा तो उसकी बात पूरी होने से पहले ही बाहर भागी थी दरवाज़ा खोलकर। सामिर ने लबों पर हाथ रखा। अभी तक आंखें शदीद गुलाबी हो रही थी। शायद गुस्सा था, शदीद गुस्सा था, लेकिन अब खत्म हो चुका था। बस पूरा वजूद एक अनदेखे तिलिस्म के हिसार में कैद था। उसने एतराफ़ कर लिया, महिरा मीर के लिए लाजिम व मलजूम हो चुकी है। उसके बगैर उसके पास कुछ नहीं रहता, वो खुद भी नहीं। वो तो चली गई मगर कमरा उसकी दिलफरेब महक से महक चुका था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो सदमे और बेबसी से बोली तो कबीर ने घूरा था उसे। क्या मतलब? यहाँ कौन है तुम्हारा? अब किसके लिए रहना है? उसका लहजा सर्द था। बिल्कुल उसके सामने खड़े वो उसे घूरते बोला। ईसल की सब्ज नगीनों सी आंखें शिद्दत से नम हुई। गुलाबी लबों को दांतों में दबाए उसने जैसे कुछ बर्दाश्त करना चाहा। फिर वही जुनैद, फिर वही सब याद आने लगा। रमला की मौत के बाद उसका बाप उसे लेने आया मगर वो जुनैद की मौजूदगी में वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। अभी तो उस तकलीफ से निकलने में कामयाब हो रही थी और फिर वही कुछ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, उसने हिम्मत करके कह दिया। कबीर का वजीद चेहरा सपाट हुआ। उसका अपने मजबूत हाथों में गिरफ्त में लेते हाथ वो उसे लिए कमरे से निकला। नहीं जाना, मुझे छोड़े, मुझे इधर नहीं जाना। कबीर, मैं गिर जाऊंगी, रुके। मगर कबीर के कान पर जूं तक ना रेंगी। उसे लाकर गाड़ी के पास रुका। उसका लहजा शदीद सर्द था। ईसल ने दुख से उसे देखा। वो क्या बताती उसे? दोनों अपनी जगह ठीक थे। वो इसलिए नहीं जाना चाहती थी कि वहाँ जुनैद था। फिर वही तकलीफ थी। कबीर उसे यहाँ नहीं छोड़ना चाहता था कि अब हवेली में कोई औरत नहीं थी। फिर हाजिम को उस पर शक था। उसकी नज़र में था वो कि वो कबीर का झुकाव उसकी जानिब था। उसे कोई उम्मीद नहीं थी उससे। वो रिस्क नहीं लेना चाहता था फिर से। दोनों एक दूसरे की सोचों से अनजान थे। समझ नहीं आ रहा कि बैठो। जब वो ना बैठी तो वो कदरे गुस्से से बोला, मैं यहाँ। कबीर दरवाज़ा खोलते उसे ज़बरदस्ती बिठा गया और पूरी शिद्दत से दरवाज़ा बंद किया। खुद फ्रंट सीट पर आकर बैठ गया। तुम्हारे रोने की आवाज़ ना आए अब मुझे? जब वो चुप ना हुई तो उसे बोलना पड़ा, मुझे नहीं जाना आपके साथ। आप होते कौन है ये फैसला करने वाले? मुझे आप यहाँ नहीं लाए थे। वो रोने के दरमियान काफ़ी गुस्से से बोली। कबीर ने दाद देती निगाहों से उसे देखा। कहाँ उसकी ज़ुबान चलती नहीं थी और कहाँ अब अपनी आवाज़ कम ही रखो तो अच्छा रहेगा। वो संजीदा था। एक और लड़की को अपनी वजह से किसी मसले में नहीं डालना चाहता था। नहीं रखूँगी। क्या करेंगे? अभी मुझे यहीं कहीं उतारे मुझे यहीं। गालों से आंसू साफ करते वो फिर बोली थी। कबीर ने गाड़ी एकदम रोकी। उसका बाजू पकड़ते अपने पास किया। अब आवाज़ आई तो इधर से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। और होता कौन हूँ तुम्हें वो कभी फुर्सत से बताऊंगा। समझ रही हो ना? उसको देखते वो स्पाट लहजे में बोला तो ईसल शदीद घबराई थी। एक तो वो इतने पास था, फिर सुलगती निगाहें। उसने हलक तर किया। सांसें मुंतशिर से हुई, पलकें झुक गईं। उसने पीछे होना चाहा। कबीर कुछ लम्हे उसके चेहरे पर बिखरे रंगों को देखता रहा। फिर एकदम से उसकी सीट सेट कर गया। खुद भी उसके पास हुआ। पीछे हूँ। उसने पीछे करना चाहा। वो मुकम्मल उस पर छाया हुआ था। निगाहें और गर्म सांसें उसके चेहरे को छू रही थी। उसके हाथों का मामूली लम्स अपनी कमर पर पाते वो तड़पी। अभी कुछ शदीद करती कि क्लिक की आवाज़ गूंजी और वो गहरी निगाह उस पर डालते पीछे हुआ। ईसल ने गहरी सांस भरी। उसकी धड़कनें शदीद बिखर चुकी थी। तुम शायद किसी और गलत फहमी का शिकार हो या फिर खुश फहमी का। उसकी बिखरी सांसें और हालत पर तंज करते वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। ईसल कुछ भी नहीं बोल सकी। वो एक बार फिर उसके नाजुक दिल से खेल गया। गाड़ी आकर उसके घर के गेट के पास रुकी थी। ईसल अपने हाथों को देखते न जाने किन सोचों में थी। कबीर ने उसे देखा। क्या चाहती हो? उठाकर ले जाऊं तुम्हें अंदर? उसका लहजा संजीदा था मगर वो गहरी निगाहों से उसे देख रहा था। ईसल ने चौंक कर फिर उसे बाहर देखा। सब आंखें एक बार फिर शिद्दत से नम हुई। अच्छा ठीक है, बताओ क्यों नहीं जाना चाहती? वो नर्म पड़ गया। ईसल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो क्या कहती? वो बस यहाँ से जाना चाह रही थी मगर किधर जाती? कबीर की बात भी तो ठीक थी। अब जब वहाँ कोई नहीं था तो क्या करती? बोलो भी, किसी ने मना किया है क्या? नहीं तो। उसकी भारी आवाज़ हो रही
रही थी। शायद वो खुद को रोने से रोक रही थी। फिर क्या मसला है, जब तक बताओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा। वो हैरान भी था और जानना भी चाह रहा था। ईसल ने बिना कोई जवाब दिए गाल साफ करते सीट बेल्ट खोलनी चाहिए। इससे पहले कभी वो उसका इतनी बड़ी गाड़ी में नहीं बैठी थी जब भी उससे नहीं खुल रही थी। कबीर खामोशी से उसे देखता रहा। चेहरा सुर्ख हो रहा था, आंखों में बार बार नमी आती, निचले लब को कुचलते वो शायद खुद को रोने से रोक रही थी। बालों की कुछ लटें चेहरे को छू रही थी। बिलाशुबा वो काफ़ी खूबसूरत थी। कबीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। सिवाय रोने और डरने के तुम्हें कोई दूसरा काम नहीं आता? उसके पास होते निगाहें उसकी भीगी झुकी पलकों पर जमाए वो भारी आवाज़ में बोला। सांसों की तपिश से उसका चेहरा दहक गया। जो भी मसला है मैं पता करवाता हूँ। ईसल ने कदरे घबरा कर उसे देखा। वो पास था और उसी को देख रहा था। क्या होता अगर जो जान जाता? उसका दिल शदीद खौफ सदा हुआ। ऐसी कोई बात? उसके गुलाबी लबों पर शहादत से उंगली रखी। ईसल का दिल हलक में आया। मैंने कहा ना पता कर लूँगा तो कर लूँगा। उसकी निगाहें उसके लबों से होती आंखों पर आई। निगाहें मिली, धड़कनें मध्यम हुई। तब तक तुम अपने घर जाओ, हवेली में रहना ठीक नहीं। कुछ दिनों की बात है, फिर तुम्हें ले जाऊंगा। उसकी आवाज़ सरगोशी जितनी होगी। ईसल का तो मानो दिल साकिन हुआ। जी? उसे हैरत हुई थी उसके लफ्ज़ों पर, जैसे यकीन ना आया हो, जैसे फिर सुनने की इच्छा हो। कबीर हंसते हुए पीछे हुआ। पागल, अब उतरो, इतने नखरे नहीं उठाए जाते मुझसे। उसने दरवाज़ा भी खोल दिया, मगर वो उसे देखती रही। क्या देख रही हो? उसने खुद ही उसे होश दिलाना चाहा तो वो चौंकी। नहीं तो। चेहरे की रंगत शदीद सुर्ख हुई थी। उसने जल्दी में सीट बेल्ट पीछे की और दूसरे ही पल शिद्दत से धड़कते दिल के संग बाहर निकली। दिमाग साएं साएं कर रहा था, दिल जैसे पूरे वजूद में धड़क रहा था। वो क्या कहना चाहता था? कुछ खौफ था। उसने मुड़कर देखा, वो उसे ही देख रहा था। वो गड़बड़ा कर तेज़ी से दरवाज़ा खोलते अंदर गई। कबीर कुछ लम्हे उसे देखता रहा, फिर मोबाइल पर किसी को मैसेज करते गाड़ी वापसी के रास्ते पर डाली। क्या हुआ? लाला ने कुछ कहा? महिरा की सुर्ख आंखें और सुर्ख चेहरा देख वो डर गई थी। नहीं, कुछ नहीं। वो क्या बताती? दिल हनूस शिद्दत से धड़क रहा था, चेहरा झुलस रहा था। अब भी वो किस कदर बेबाक शख्स था उसे अंदाज़ा हुआ था। वो कुछ लम्हे उसे नहीं सह सकी। यहाँ तो बात पूरी ज़िंदगी की थी, न जाने क्या बनता उसका। अच्छा तुम खफा ना हो, लाला को कभी कभी गुस्सा आ जाता है और बहुत आता है, वरना वो दिल के बहुत अच्छे हैं। आयनूर को लगा वो उदास थी या घबराई हुई, जब भी उसका दिल बहलाना चाहा। महिरा ने कुछ नहीं कहा। वो बेड पर बैठ गई। दुपट्टा और चप्पल उसी के कमरे में रह गए थे। आयनूर ने शायद नोट नहीं किया, वरना क्या जवाब देती वो। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। वो खाली जग उठाकर तेज़ी से बाहर निकली तो महिरा ने दोनों हाथ सुलगते गालों पर रखे। उसका शिद्दत भरा लम्स, उसकी जनूनियत, गुस्सा, दीवानगी फिर से याद आए तो दिलो दिमाग पर छा गया सब कुछ। वो दिल फरेब महक हनूज उसे अपने हिसार में लिए हुए थी। उसकी बातें, बातों की दिलकशी, उसकी आंखें, आंखों की कहानी, उसके लब, गुस्ताख अंदाज, बेबाक बेमुरवत आंखें उसके दिल की दुनिया में तहलका मचा चुके थे। वो उससे खौफज़दा भी थी, मगर दिल अलग अंदाज में धड़क रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। शायद पाक रिश्ते का एहसास था, वो उसके मासूम दिल में समा गया था। वो वैसे ही बैठी बैठी पीछे बेड पर गिरी और छत पर लगे चमकते फानूस को देखने लगी। उसकी आंखों की चमक, बातें, अंदाज उसे बता गया कि वो उसकी पसंद थी। उसका दिल अलग ही अंदाज में धड़के जा रहा था। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, खुदारा चले जाओ यहाँ से, पुलिस तुम्हें ले जाएगी। वो बाकायदा उसके आगे हाथ जोड़ते बोले। हाजिम पर कोई असर नहीं हुआ। वो वैसे ही कुर्सी पर झूलते सिगार पी रहा था। वजीर चेहरा हद दर्जा स्पाट था, रगें उभरी हुई थी, आंखें सुर्ख हो रही थीं। शायद उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। तुम ही समझाओ इसे, मेरा कौन है इसके सिवा। अब उन्होंने ज़ियाद से इल्तजा की थी। वो खुद अफसोस और दुख से उसे देख रहा था, मगर हाजिम सुरहान यहाँ होकर भी नहीं था। शायद वो उन्हें सुन ही नहीं रहा था। गुलाबी कवर वाला मोबाइल राइटिंग टेबल पर पड़ा था। ज़ियाद की नज़र पड़ी थी उस पर। उसकी स्क्रीन पर चमकती महिरा की तस्वीर वो भी देख चुका था। उसे महिरा से नफ़रत हो रही थी। उसकी वजह से उनका पूरा ख़ानदान बिखर गया था, कुछ नहीं बचा था, और वो खुद एक नई ज़िंदगी बसा रही थी। शाहिद जदियाल थके हारे कमरे से निकल गए। मैंने कहा था तुझसे, तू मोहब्बत करता है उससे। अगर इतनी मोहब्बत थी तो जाने क्यों दिया? निकाह हो चुका है उसका, तुझे बर्बाद करके आबाद है वो। क्यों क्यों इतनी रियायत दी तूने उसे? वो बेबसी से चिल्ला उठा। हाजिम ने उसे देखा, कहा कुछ नहीं। उसकी बात की नफ़ी नहीं की, उसकी बात को माना भी नहीं था। तू कहेगा तो उसे यहाँ ले आऊँगा, बोल तो सही कुछ। उससे देखी नहीं जा रही थी हाजिम की ये हालत। उसका दिल बंद हो रहा था। हाजिम किसी खाते में ना लाता था किसी को। कोई उसे तकलीफ़ देने का सोचता भी तो उसके लिए अजाब खड़ा कर देता था। फिर ऐसा क्यों?
नफ़रत करती है वो मुझसे, शदीद नफ़रत। उसका लहजा स्पार्ट था। और तू मोहब्बत करता है, उसने पूछा था या बताया, अंदाज़ा नहीं लगा सका वो उसे देखता रहा कुछ लम्हे। नहीं, मुझे उससे मोहब्बत नहीं हो सकती, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती, उसने ख़ुद को कहते सुना था। ज़ियाद उसे देखता रहा बेबसी से, गुस्से से, मगर अब वो उसे नहीं देख रहा था। आज केस का फैसला था। यकीनन इर्तिसाम को रिहा कर दिया जाता और उसे गिरफ्तार किया जाता, मगर वो सुकून से बैठा था। ज़ियाद बाहर निकल गया था गुस्से में। वो क्या कर सकता था? उसके जाते ही हाजिम ने कनपटी मस ली। उसका सर फट रहा था दर्द की शिद्दत से। जब से उन दोनों का निकाह हुआ था वो सही से कुछ खा पी नहीं पा रहा था और ना ही सो पा रहा था। वो उसे बर्बाद कर चुकी थी, मगर उसका दिल उसकी हर गलती माफ़ करता जा रहा था। वरना एक दुनिया जानती थी वो किस कदर शफ़ाक था। कोई उसको आंखें देखता तो आंखें निकाल लेता वो उसकी। उस लड़की ने तो 1000 लोगों में उसे रुसवा किया, मगर वो उसे माफ़ कर गया। वो जानता था वो बहुत मासूम थी, बेहद मासूम। वो नफ़रत के लिए बनी ही नहीं थी। वो चाहकर भी उससे नफ़रत नहीं कर सका था, मगर नहीं, उसका दिल तड़प गया। वो उससे मोहब्बत नहीं करना चाहता था, हरगिज़ भी नहीं। वो रुसवा नहीं होना चाहता था। उसकी अना गवारा ना करती। वो थके अंदाज में दोबारा कुर्सी पर झूल गया। अदालत में आज तीसरी और आखिरी पेशी थी। उसे किसी मुजरिम की तरह पेश किया गया। बिखरे बाल और हथकड़ी में कैद हाथ, चेहरे पर जगह जगह निशान थे और कोई एहसास दूर तक नहीं था। इसहाक खान का दिल तड़प गया था बेटे को यूं देखकर। सामिर ने भी अफसोस से उसे देखा। अलबत्ता कबीर सर झुकाए बैठा था, उसे बस फैसले से लेना देना था। शाहिद जिदियाल भी ज़ियाद और बाकी लोगों के साथ वहाँ मौजूद थे। दिल पूरी तरह धड़क रहा था। उसकी माँ ने हज़ारों दुआएं की थी उस पर लगे इल्ज़ाम मनसूख हो जाएं और उसकी बेल हो जाए। बाप ने दिन रात एक की हर मुमकिन कोशिश की। अदालती कार्रवाई एक बार फिर शुरू हुई। उसका वकील वकार इस बार भरपूर इत्मीनान के साथ कार्रवाई के लिए उठा। उसने कई सबूत और गवाह पेश किए, जिनमें सबसे बड़ी गवाही कमर जदियाल की भी थी। मुद्दई वकील बुरी तरह बौखलाया। उसने इतराज़ करना चाहा। सब लोग बेचैनी से फैसले के मुंतज़िर थे। सब सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हाजिम सुरहान के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी करते उसे जल्द पुलिस की तहवील में देने का हुक्म सुनाया गया और इर्तिसाम खान से माजरत करते उसे बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। शाहिद जिदियाल के चारों शाने चित हुए थे। सच्चाई पूरी तरह आया हो चुकी थी। उनका पैसा, रोब, दबदबा, उनका गरूर, शानो शौकत किसी काम नहीं आए। काफ़ी देर लोगों की परवाह किए बिना इसहाक उसे सीने से लगाए रोता रहा। वो उसका लाडला बेटा था। हालात ने, ज़िंदगी ने उसके साथ अच्छा नहीं किया था। उसने सबसे पहला सवाल महिरा का किया। इसहाक खान फिर रोने लगे। वो क्या क्या बताते उसे। कबीर ने उसे कंधे पर हाथ रखा और कमरे अदालत से बाहर निकला। कमर जदियाल उसके पीछे गए, मगर वो जा चुका था। उसके बाप बराबर का शरीक था इस सब में। उसने माँ के अलावा बाकी सब छोड़ दिया था। ख़ानदान, नाम, दौलत, ज़मीनें सब पीछे छोड़ दिया। सामिर संजीदगी से बाजू कमर पर लपेटे खड़ा था। आंखों पर स्याह शेड्स लगा रखे थे। उन लोग उसे मुबारकबाद दे रहे थे। इर्तिसाम देखता रह गया। कल को इन्हीं लोगों में से कई लोग उस पर थू थू कर रहे थे, उसे गालियां दे रहे थे और आज हमें घर चलना चाहिए, तुम्हारी माँ और महिरा इंतज़ार कर रही होंगी। इसहाक खान ने आंसू साफ करते कहा। खुशी उनके चेहरे से छलक रही थी। कुछ देर बाद वकील और कुछ लोगों से मिलते वो अदालत से बाहर निकल रहे थे। वो बिल्कुल शल सा खड़ा था, दिमाग साई साई कर रहा था। उसके लिए यकीन करना मुश्किल था। अब उसे समझ आ रही थी कि ईसल क्यों घर नहीं जाना चाहती थी, मगर अब वो क्या चाहता था वो समझ नहीं सका। उसने हमेशा एक ऐसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की तमन्ना की जो सिर्फ उसकी हो, जिसे सिर्फ वो देखे और छुए। हालांकि वो पाक साफ थी, मासूम थी, मगर उसके दामन पर दाग तो था। लोग उसे जानते थे। वो कैसे ऐसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता, मगर छोड़ता कैसे। उसे मोहब्बत थी, या शायद वो मान नहीं रहा था, मगर वो उसे चाहता था। इससे ज़्यादा वो जानता था कि ईसल उसे पसंद करती थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सर हाथों में गिराए बैठ गया। तुमने अब भी रोना ख़त्म नहीं किया? इर्तिसाम ने काफ़ी खफगी से कहा। वो फिर से रो रही थी। वो अदालत से सीधा हवेली आए। इर्तिसाम ने घर जाना चाहा, मगर फ़िलहाल खामोश था। वो पहले से जानता था वो लोग हवेली में थे, मगर जब से आया था महिरा उसे छोड़ ही नहीं रही थी। उसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि वो उनमें था।
उसकी माँ उसके सदके वारी जा रही थी। वाहिद से दियाल से मिलकर वो जा चुके थे। वाहिद से दियाल उससे मिलकर जा चुके थे। सामिर की माँ भी उन लोगों से मिलकर उठ गई, उन्हें बात करने दी। आयनूर बिल्कुल भी सामने नहीं आई थी। गैर इरादी तौर पर इत्तसाम ने भी ये महसूस किया था, भाई आपको बहुत ज़्यादा याद किया मैंने, आपके बगैर बहुत डर लगता था। उसने फिर से आंसू साफ करते कहा। उसके चेहरे के निशान उसे तकलीफ दे रहे थे। कैसा गया था और कैसा हो गया था। चेहरे पर अब वो नरमी कहीं नहीं बची थी। अजीब सर्द मोहरी का बसेरा था। अब आ गया हूँ ना, अब नहीं जाता कहीं भी, तुम रोना बंद करो। उसने उसे बहलाया। वो बहुत मुतमईन था उसे ठीक देखकर, वरना उसे डर ही लगा रहता हाजिम की तरफ से उसके लिए। मगर वो ठीक थी। आपका चेहरा भी ख़राब हो गया, उसके दुख ख़त्म नहीं हो रहे थे। ठीक हो जाएगा, हो ही जाएगा, वरना आपसे शादी कौन करेगी। इर्तसाम उसे देखता रहा। क्या क्या ना याद आया, कितने टूटे ख्वाबों की चुभन महसूस हुई थी। वो हंस दिया था, दर्द भरी मुस्कुराहट। माही चुप कर जा, परेशान कर रही है अभी से तू। माँ ने डांटा तो वो मुंह बनाते पीछे हुए। इसहाक खान ने दोनों को देखा तो दिल भर आया। कितने वक्त बाद वो साथ थे। वो हार गया होता तो उनके दोनों बच्चे भी हार गए होते। उसने हिम्मत नहीं हारी। आज दोनों बच्चे पास थे। वो जितना खुदा का शुक्र अदा करता कम था, बेहद कम। बाल अच्छे लग रहे हैं। उसके बालों को पीछे करते उसने कहा तो महिरा का चेहरा पल में शदीद सुर्ख हुआ। मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। चोरी पकड़ जाने के डर से वो वहाँ से उठ गई। धड़कनें कल को याद करती मुंतशिर हुई। मुझे लगता है हमें घर जाना चाहिए, वो बाप से बोला। मुझे लगता है हमें अब अपने घर चले जाना चाहिए, वो अपने बाप से बोला। वो हवेली में अब नहीं रहना चाहता था। उन्होंने सर हिलाया। पहले वो अकेले थे, अब वो साथ था तो मुतमईन थे। तुम भाई से नहीं मिली? क्यों? वो किचन में आई तो आयनूर को वहाँ देखते उसे घूरते हुए बोली। नीले रंग की शर्ट, ट्राउज़र में मलबूस, उसके छोटे बाल कंधों पर बिखरे थे। वो कुछ बना रही थी। उसके पुकारने पर भी नहीं देखा उसे। जब से वो हवेली में आया था उसका दिल शिद्दत से धड़के जा रहा था, मगर अना आड़े आ जाती। वो अब उसको देखना भी नहीं चाहती थी और दिल तड़पे जा रहा था। तुमसे पूछ रही हूँ, कम से कम सलाम ही कर लेती। अब के वो काफ़ी खफकी से बोली। उसे पसंद नहीं आया था उसका ये रवैया। माही क्या फ़र्क पड़ता है, और मेरा हुलिया भी ठीक नहीं, और मेरा हुलिया भी ठीक नहीं, उसने साफ टाला था। महिरा कुछ नहीं बोली, खफकी से उसे देखती ऊपर चली गई। उसके जाते आए नूर ने कब सामने पटका, आंखें आंसुओं से भर गई। वो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी, मगर दिल अपना भी दुखता था। उसके सख्त अल्फाज उसे भूलते ही नहीं थे। उसकी इज्जत पर, किरदार पर उसका उठा सवाल अब भी उसे शदीद तकलीफ देता। वो सामिर मीर की बहन थी, उसमें भी बहुत अना थी। वो कमरे में दाखिल हुई तो सामने उसे देख बौखला गई। वो उसके कमरे में क्या कर रहा था? उसने वापस जाना चाहा मगर रुक गई। वो उसे ही घूर रहा था। बहुत रोना आता है ना तुम्हें? हाँ। ड्रेसिंग टेबल के पास से चलकर वो उसके पास आया। निगाहें थी कि उसके दिलकश वजूद को बेबाकी से छू रही थी। कंधे पर बिखरे हुए बाल, पर्पल कलर शर्ट, कैपरी पहने, कंधे पर झूलता दुपट्टा, स्ट्रेट बाल कंधे पर बिखरे खूबसूरत लग रहे थे। चेहरा शदीद रोने की वजह से सुर्ख। उसने अपने सामने 1 घंटा उसे रोते देखा था। नहीं तो वो बौखला गई। पीछे होना चाहा मगर उसकी कमर पर हाथ रखते वो उसे रोक गया। दिल की धड़कनें भी जैसे रोक दी उसने। वो खौफजदा सी उसे देखने लगी। तो रोती क्यों वो फिर? उसकी निगाहें चेहरे को छूने लगी थी, उसकी बेमुरवत बेबाक निगाहें। महिरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चेहरा शदीद सुर्ख हो चुका था। वो तो मैं, उसके नर्म लबों का लम्स गालों पर महसूस हुआ तो लब साकिन हुए, धड़कनें मद्धम हुई। क्या मैं? भारी खुमार आलूद लहजा अंगूठे के नाखून से उसके लबों को शिद्दत से छुआ। वो पल में शदीद सुर्ख हुए, उसके चेहरे की तरह आंखों में खुमार भरने लगा। महिरा खौफसदा उसे देख रही थी। नहीं, इससे पहले कि वो झुककर उसने छूता, उसने एकदम अपने लबों पर हाथ रखते सर नफ़ी में हिला। दिल रग रग में मचलने लगा था। तनफुस भारी हुआ। सामिर के माथे पर कई बल पड़े। जभी सख्ती से उसके दोनों हाथों को एक हाथ में कैद करते उसकी कमर से पिन करते उसे इतना पास किया कि वो हिल भी ना सकी। गर्दन नम हो चुकी थी खौफ और शर्म से। सामिर की निगाहों से बच ना सकी वो। ऐसी गलतियां फिर मत करना, मुझे हरगिज़ भी पसंद नहीं। शाहरब को बेहद नरमी से छूते वो उसे वार्न करते बोला, मगर जब उसे देखा तो हैरान। रो क्यों रही हो? वो पल में गिरफ्त कमज़ोर करते नरमी से बोला तो महिरा ने सिसकी रोकी। मुझे बाहर जाने दे। वो उसकी शिद्दत पसंदी नहीं सह सकती थी, फिर कोई भी कमरे में आ सकता था। सामिर नर्म पड़ा, उसे एहसास था उसका। अच्छा बस। उसने नरमी से खुद से लगाया उसे। वो उसकी ज़ात का सकून थी, उसे रोते हुए नहीं देख सकता था। महिरा ने लब भींचे।
खुद को रोने से रोका, उसके सीने से लगी। उसने आंखें भी शिद्दत से बंद की हुई थी। वो सहरंगेज खुशबू उसके हवासों पर छा रही थी। खूबसूरत चेहरा बेहद खूबसूरत हो रहा था। तुम्हें डराना नहीं चाहता हूँ। उसका चेहरा उठाया उसने, निगाहें उसके चेहरे पर थी। मेरी मोहब्बत के अलावा दूसरी कोई शक्ति तुम्हें नहीं सहनी होगी। तुम मेरी पसंद हो। तुम्हें मुझसे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें चाहकर भी मैं कुछ नहीं कह सकता। महिरा का दिल शिद्दत से धक धक करने लगा। पलकों का रक्स इंतहाई दिलफरेब था। सामिर ने नरमी से उन्हें छुआ और उसे आज़ाद किया। वो एकदम पीछे हुई। सामिर उसे ही देख रहा था। महिरा ने लब भींचे खुद को रोने से रोका था। उसके सीने से लगी। उसने आंखें भी शिद्दत से बंद की हुई थी। वो सहर अंगेज खुशबू उसके हवासों पर छा रही थी। खूबसूरत चेहरा हद दर्जा सुर्ख हो रहा था। तुम्हें डराना नहीं चाहता। उसका चेहरा उठाया, निगाहें उसके चेहरे पर थी। मेरी मोहब्बत के अलावा दूसरी कोई शक्ति तुम्हें नहीं सहनी होगी। तुम मेरी पसंद हो। मुझे तुम्हें खुद से खौफजदा करने की ज़रूरत नहीं है, न तुम्हें मुझसे खौफजदा होने की ज़रूरत। तुम्हें चाहकर भी मैं कुछ नहीं कह सकता। महिरा का दिल शिद्दत से धक धक करने लगा। पलकों का रक्स इंतहाई दिलफरेब था। सामिर ने नरमी से उन्हें छुआ और उसे आज़ाद कर दिया। वो एकदम पीछे हुई। सामिर उसे ही देख रहा था। ये फ़ोन रखो पास। उसने ड्रेसिंग से मोबाइल लाकर उसे दिया। महिरा ने हैरान होते लिया था। मैं कॉल करूँगा, उठा लेना, वरना अगले दिन उठाकर इधर ले आऊँगा, ठीक है ना। महिरा का सर हाँ में हिला। इंतहाई महंगा मोबाइल था। वो उसे देखती रही। अपना मोबाइल तो कहीं खो गया था। इसी तरह बात मानोगी तो कोई रियायत दी जा सकती है तुम्हें। झुककर नरमी से उसके गाल को छूता। मायनी खेजी से कहते वो कमरे से निकल चुका था। उसे पता था इर्तिसाम इधर नहीं रहेगा। फिर भी अभी रुखसती नहीं हुई थी। वो उसे नहीं रोक सकता था। अलबत्ता दिल हरगिज़ राज़ी नहीं था, मगर खिलाफ़े मामूल वो मान गया। महिरा ने अपने दहकते गाल पर हाथ रखा। उसका दिल शिद्दत से धड़के जा रहा था। वो महिरा को ढूंढने वहाँ आया, मगर सामने उसे देखकर रुक गया। पहले सोचा चला जाए, चला भी जाता, फिर वो पीछे मुड़ चुकी थी। एकदम उसे देखकर वो घबरा सी गई। अस्सलामुअलैकुम। उसको समझ ना आया कि क्या कहे। सलाम करते उसे देखा। वाइट कमीज़ के बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए, माथे पर बिखरे बाल और बड़ी हुई शेप। उसका दिल शिद्दत से धड़क कर रह गया। निगाहें हाथ में पकड़ी गर्म कॉफ़ी पर टिक गई थी। मुझे तो लगा था तुम बहुत ढीठ हो, नहीं मानोगी। हैरत हुई मुझे। मजबूत कदम उठाते उसके पास आते वो खुद को तंज करने से नहीं रोक सका। रमला ने लब दांतों तले दबाए। आंखें आंसुओं से भर गई। वो सारी दुनिया को जवाब दे सकती थी, लड़ सकती थी, मगर इर्तिसाम के सामने हमेशा चुप हो जाती। अब भी वो कब को देखे जा रही थी। छोटे बाल सुर्ख पड़ते चेहरे पर झूल रहे थे। इर्तिसाम ने बगौर उसे देखा। क्या हुआ, अब तो जुबान भी नहीं चलती। 2 दिन मोहब्बत के कसीदे गाती, अब तुम चुप हो गई हो। और अगर दिल जलाना चाह रहा था वो उसका, तो कामयाब भी रहा था। रास्ता दे मुझे। आए नूर ने मध्यम लहजे में जैसे इल्तजा की, साथ ही आगे होते गुजरना चाह। जवाब तो पहले। इर्तिसाम ने शिद्दत से बाजू पकड़ते उसे रोका। जब ही वो सिसकी थी, गर्म कॉफ़ी उसके सफ़ेद हाथ पर गिरी। पूरा हाथ पल में सुर्ख हुआ था। इर्तिसाम ने उसका बाजू छोड़ा। निगाहें उसके चेहरे पर गई। आंसुओं को देख उसको कुछ शर्मिंदगी हुई। उसे तकलीफ तो नहीं देना चाह रहा था। दिखाओ। उसने हाथ पकड़ना चाहा। रास्ता दे मुझे। वो बमुश्किल जलन बर्दाश्त करते बोली। आंसुओं के बाइस आवाज़ भर्रा चुकी थी। देखने दो। इर्तिसाम ने उसका नाजुक सफ़ेद हाथ अपने भारी भरकम हाथ में लिया तो वो जलन भूल गई। धड़कनें रुक गई। निगाहें उस पर गई। वो उसे देखती रह गई। चेहरे पर जा बजा निशान और बिखरे बाल। उसका दिल साकिन हुआ। उसके हाथों का लम्स। उसको सांस लेना मुहाल लगा। शिद्दत से अपना हाथ खींचते वो उसे पीछे कर गई और अंदर भागी। इर्तिसाम ने लब भींचे, जैसे कुछ जब्त करना चाह रहा। वो ऐसा नहीं था, ऐसा चाहता भी नहीं था, मगर कुछ महीनों में उसके अंदर ऐसी बेजा सर्द मोरी भर चुकी थी। वो वापस मुड़ गया। अगर उसकी लाश मुझे ना मिली ना, तुम लोगों की लाश किसी को नहीं मिलेगी। हाजिम सरहान की आंखों में खून था। महिरा को तो माफ़ था सब, मगर इर्तिसाम, वो उसे मार कर ही मरना चाहता था। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो रिहा हो गया, इसके बावजूद भी कि वो पहले से जानता था। स्याह कपड़ों में मलबूस, राइफल थामे वो लोग सर हिलाते, तेज़ी से वापस मुड़ते, गाड़ियों में सवार होते, मंजर से हटे थे। सबको शक तुम पर ही जाएगा हाजिम, सब जानते हैं उसके तुम दुश्मन हो। हाजिम ने सिगार सुलगाते लबों में रखा। और ये दुश्मनी उसे कब्र में पहुंचा कर ही ख़त्म होगी। उसकी वजह से रमला मरी, इसी की वजह से सब कुछ हुआ। उसे तो मरना ही होगा। ना वो बगावत करती ना मरती। उसकी मोहब्बत में बागी हुई थी वो। ज़ियाद को कुछ समझ नहीं आया। पुलिस कभी भी आ सकती है। उसे नज़रअंदाज करते उसे याद दिलाना चाह, आने दो। वही सर्द लहजा। ज़ियाद उसे देख कर रह गया। मैं पहले वहाँ के मामला देखा हूँ, तब तक आप लोग सामान बांध ले। माही, तुम भी तैयार रहना बेटा, शाम तक हम घर जा रहे हैं। पहले इसहाक खान से और फिर माही से मुखातिब हुआ था वो।
उसे अब पता चला सामिर ने उसे मोबाइल क्यों दिया था। वो सर हिला गई। मगर बेटे अकेले ना जाओ। उसकी माँ कुछ खौफसदा थी। इर्तिसाम हंस दिया। फिक्र करने की कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। वो संजीदा हो गया। जानता था हाजिम ताक में होगा। एकदम उन्हें साथ लेकर नहीं जाना चाहता था, जब भी पहले खुद जा रहा था। अच्छा थोड़ा ध्यान रखना, हाजिम सरहान अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। इसहाक खान ने उसे याद दिलाया। भूला ही कब था वो उसे। बेहतर। वो उठ खड़ा हुआ। महिरा का गाल थपथपाते वो बाहर निकला। उसे अभी भी पता नहीं चला था कि महिरा का निकाह हो चुका है। गार्ड ने उसे उसकी गाड़ी की चाबी दी और साथ भी जाना चाहा, मगर वो उसे संजीदगी से मना करता गाड़ी लेकर हवेली से निकल चुका था। एक बार वो हाजिम सरहान से खुद अकेले मिलना चाहता था। बख्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तूने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स? डेरे के कमरे में वो सोफे पर बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। बाल माथे पर बिखरे हुए थे और आंखें शदीद सुर्ख हो रही थी। सारी जिंदगी उसने बाप के नाम की थी। माँ उससे बात करते हुए भी डरती थी। कुछ शाहिद जदियाल ने तो कुछ उसकी अपनी तबीयत में काफ़ी सख्ती थी। जब बड़ा हुआ तो हवेली के हर छोटे बड़े फैसले में उसको बिठाया जाने लगा। फिर वो वक्त आया कि सब फैसले वही करता था। बाप ने उसे हमेशा यही बावर कराया कि उनके ख़ानदान की रिवायतें थी कुछ, जिनके लिए उसे वक्त आने पर जान देने या लेने दोनों से पीछे नहीं हटना था। वो वही करता था। बातें उसके दिमाग में पुख्ता हो गई थी। रमला उससे छोटी थी, बाकी सब की तरह वो भी उससे डरती थी, मगर अक्सर अपनी कोई बात बाप से मनवाने के लिए उसके पास आ जाती। कॉलेज गांव में था, मगर आगे की पढ़ाई शहर जाकर करनी थी। शाहिद जदियाल काफ़ी खिलाफ थे, तब भी वो उसी के पास आई थी। कुछ सोच विचार के बाद वो मान गया। यूँ वो तीनों एक साथ आने जाने लगी। उसे कोई मसला नहीं था। चंद गार्ड्स उनके साथ जाते और उन्हें वापस भी लेकर आते। रमला उससे भी प्यारी थी। वो जानता था वो काफ़ी मासूम थी। उसे घर से बाहर जाने देने का उसने कभी सोचा भी ना था। वैसे भी वो कबीर की मंग थी। कबीर कैसा इंसान था वो जानता था, मगर वो दिल का बुरा नहीं था। उसने सोचा था कि रमला से शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। उसकी बहन चाहे जाने के काबिल थी। वो उसके लिए सब छोड़ देता, उसे यकीन था। आए नूर कम कम, मगर महिरा अक्सर उनकी हवेली आती थी। वो चुलबुली सी हसीन लड़की उसकी निगाहों का मरकज़ बन जाती। जब वो झटकाता रहा। बाकियों की तरह वो कुछ कम डरती थी उससे। कभी हंसी मजाक में कुछ कह देती। उसका लापरवाह हुस्न, उसकी बातें, उसकी शरारतें वो लाशऊरी तौर पर उसके दिमाग पे छा रही थी, मगर दिल हनूस खाली था। सब अच्छा जा रहा था। फिर यूनिवर्सिटी के बाद उसने रमला की शादी की बात की और वो मुकर गई। तब उसे शदीद गुस्सा आया। उसे लगा शहर जाने की वजह से हुआ सब, मगर वो किसी सूरत मानने को तैयार न था। उसने बात भी की शाहिद जदियाल से, और उससे भी। महिरा भी उससे यही बात करने आई थी। वो जानता था जब भी वो उसे बात करने का मौका नहीं दे रहा था, कहीं ना कहीं उसे लगता था वो उसे हरा देगी। जब भी उसकी सुनी ही नहीं उसने। कबीर उससे शादी करना चाहता था और रमला किसी सूरत नहीं मान रही थी। वो शदीद गुस्से में रहने लगा था। वो ख़ानदानी रिवायतों के ख़िलाफ़ जा रही थी, मगर फिर उनकी शादी की तारीख रख दी गई। वो चाहता था जल्द अज जल्द शादी हो जाए। कहीं ना कहीं उसे डर था कि रमला किसी और को पसंद करने लगी थी। मेहंदी की रात उसने माही और मीर को साथ देखा था। उसे न जाने क्यों शदीद गुस्सा आया, मगर वो बर्दाश्त कर गया। उसे क्या उस सब से। अगले दिन बारात थी। बेशक रमला ने शादी के बाद उसी घर में रहना था, मगर वो कुछ मुतमईन नहीं था। वो जानना चाहता था कि रमला शादी से इनकार क्यों कर रही है। जब ही कबीर से मिला, कबीर ने उसे जो कहा उसकी गैरत जाग गई। हालांकि उसने पूरी बात नहीं जानी। वो जान सकता था रमला उस रात इर्तिसाम के साथ थी। उसने यही सुना, ये नहीं जाना कि महिरा भी उसके साथ थी। तब उसे पता भी नहीं था कि वो लड़का महिरा का भाई था। वो गुस्से में रमला की तरफ जाने लगा, मगर वो पहले ही आ रही थी। वो बेहद गुस्से में था। दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। और फिर वही हुआ। कबीर अगर उसे ना जाने का कहता भी, तब भी रमला का ऐन निकाह के दिन इनकार उसे जुनूनी बना देता। हवेली पूरी मेहमानों से भर चुकी थी और वो निकाह से इनकारी थी। उस वक्त जैसे उसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। उसने गुस्से में उसका गला दबा दिया। वो शदीद मज़ाहमत कर रही थी, छुड़वा रही थी खुद को, मगर वो होश में नहीं था। ना उसके बाप ने, ना कमर जदियाल ने उसे रोका। होश उसे महिरा की आवाज़ ने दिलाया, मगर तब तक देर हो चुकी थी खासी। उसे यकीन ना आया कि वो मर चुकी है। हवेली में उसकी खुदकुशी की खबर फैल गई तो वो साकिन हो गया। उन दिनों उसको अजीब कैफियत महसूस हो रही थी। यकीन करना मुश्किल था कि वो कातिल बन चुका था, अपनी ही बहन का। जो शाहिद जदियाल कहते गए वो सुनता गया। फिर महिरा ने पूरे गांव के सामने उसे कातिल का। तब जैसे सख्ता टूटा। वो कहाँ बर्दाश्त कर सकता था अपने नाम पर या अपने ख़ानदान पर हर्फ। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ।
पहली बार वो चिल्लाया था उस पर, मगर तब इर्तिसाम ने उसे बचा लिया। वो नहीं जानता था वो कौन था। तब गांव वाली की शकी नज़रें उस पर उठी तभी गांव वालों की शकी नज़रें उस पर उठी। कई लोगों की सरगोशियाँ उसके कानों में पड़ी। अनार और गुस्सा बेयकीनी और दुख पर गालिब आया। उसने रमला का मोबाइल देखा, आखिरी कॉल की रिकॉर्डिंग में की गई उसकी बातें। वो पागल होने को था गुस्से में। एक आम सा लड़का उसकी बहन से मोहब्बत करता था और रमला उससे उसकी बर्दाश्त से बाहर था। उसे लगा सब इर्तिसाम की वजह से हुआ। ना उसे मोहब्बत होती, ना वो बगावत करती और ना ही वो कातिल बनता। गुस्सा बदला नफरत की गुस्सा बदला नफरत जो इंतसाम उसके दिल में भर गया था। फिर उसने इर्तिसाम को बंद करवा दिया झूठे केस में, खुदकुशी के केस में। महिरा को उसने छोड़ दिया। उसने जो किया वो भूल गया। हालांकि उसकी अना उसकी ज़ात से बहुत बड़ी थी। उसने सरेआम उसे थप्पड़ मारे, मगर उसने माफ़ कर दिया उसे। मगर उसका बाप माफ़ नहीं करना चाहता था। उसने जिरगा बिठाया। वो वन्नी के खिलाफ था, मगर न जाने क्यों मान गया। दिल ने, दमाग ने उसे खबर ही नहीं होने दी। वो चाहता था वो उसे मिल जाए। वो उसे किसी खाते में न लाता, ना उसे वन्नी मानता, बस वो उसे मिल जाती। मगर फिर उसने सामिर को देखा। उसे एहसास हुआ कि वो चाहता था महिरा को। उसका दिल दमाग साई साई करने लगे। उसके दिल में सामिर उतर गया। वहाँ उसके बाप ने मना कर दिया। उसे शदीद गुस्सा आया। वो जिरगे से उठ गया। उसकी ज़ात की नफ़ी की गई थी। वो फैसले वाला दिन था। इर्तिसाम को झूठा और उसे सच्चा साबित करने के लिए रमला और उस पर बहुत घटिया इल्ज़ाम लगाए गए। वो कुछ पल सुनता रहा। उसने ये नहीं चाहा था इर्तिसाम को सज़ा हो गई। वो बाप से काफ़ी लड़ा और ऐसी बातें अपनी बहन के लिए वो नहीं सुन सकता था, मगर सुन ली। इर्तिसाम जेल चला गया तो उसने उनकी सारी ज़मीनें फसलें जला दी, मगर ना तो उसके बाप को मानना था और ना ही वो माना। फिर उसने छोड़ दिया महिरा को। सब ठीक था, मगर फिर कबीर को उस पर शक हो गया। शक कैसे यकीन में बदला वो नहीं जानता था, मगर वो उसके खिलाफ हो गया। सामिर भी उसके खिलाफ हो गया। उसकी माँ बिस्तर से लग गई और उसे देखती तो उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती। उसका दिल कट जाता। फिर हमेशा तो सब दिल में रखता था, ये भी वो बर्दाश्त कर गया। उसके बाप के अलावा बहुत लोग उसके खिलाफ हो गए, उस पर बातें करते। उसके लिए सब नाकाबिले बर्दाश्त था। उसे दुख था, शदीद दुख था रमला की मौत का। वो सो नहीं पाता था। उसका दिल दुखता था। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। गुस्सा और नाम नेहात गैरत उससे क्या करवा गई थी। रमला मासूम थी, मगर उसके हाथों कत्ल हो गई। ये सोच उसका सकून गारत कर चुकी थी। इर्तिसाम से नफरत दिन ब दिन बढ़ती गई। एहसास नदामत उसे बिच्छू की तरह डसने लगा। खून रिसने लगा। वो बर्दाश्त करता गया। फिर उसे पता चला कबीर और इसहाक खान ने उस पर केस किए थे। वो केस जीत भी लेता, सबके मुंह बंद भी करवा देता, मगर उसकी रही सही इज्जत बहुत ख़राब होती। शाहिद जदियाल ने कहा था वो कबीर को देख लेंगे। पहले इसहाक खान को रोकना था, फिर वो हुआ जो हरगिज़ नहीं चाहता था। वो महिरा को रुसवा करना चाहा, उस पर इल्ज़ाम लगाए। वो रो रही थी। वो नज़रअंदाज कर गया, मगर सामिर, उसकी बहन और कबीर ने सब पलट दिया। अब वो कातिल बन गया था सच में लोगों की नज़र में। उसके बाप को पंचायत से निकाल दिया गया, पग ले ली गई, सारे इख्तियारात ले लिए गए। वो कई और ज़ख्म लेकर वापस हवेली लौटा। वो उसे अच्छी लगती थी। उस पर इल्ज़ाम लगाकर वो अपनी ही नज़रों में गिर गया। उसका मोबाइल उसके पास था। पूरी पूरी रात जाग कर उसकी तस्वीरें देखता। बहुत जगहों पर रमला उसके साथ होती, वो देखता। एक रमला गई तो कुछ भी नहीं बचा। रफ्ता रफ्ता सब बर्बाद होता गया। एक कत्ल के बाद वो कई गुनाह करता गया। अब इतने गुनाह कर लिए थे कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उन्हीं दिनों उसे पता चला महिरा और सामिर के निकाह का। वो दुखी हुआ नहीं कि एक और दुख, उसकी माँ भी मर गई। उसका दिल भी मर गया पूरी तरह। जिसको चाहा वो दूर हो गए। रमला, उसका ख़ानदान, नाम, इज़्ज़त, माँ और महिरा। ज़ियाद ने कई मरतबा कहा वो उसके लिए महिरा को ले आएगा, मगर वो कुछ नहीं बोला। क्या करता, वो उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती थी। वो पहले भी उससे मिली। ऐसे बहुत से मौके मिले जब वो उसे जबरन रोक सकता था, मगर वो ऐसा नहीं चाहता था, वरना कौन रोकता उसे। अब वो बिल्कुल ही दूर हो गई थी। फिर चैन यूं रुखसत हुआ कि फिर नहीं आया। रातें अब आंखों में गुजरने लगी। ना और इज्जत सब खत्म, गरूर खत्म, बस एक नफरत बची थी दिल में इर्तिसाम के लिए। ऐसे बहुत से मौके मिले जब वो उसे जबरन रोक सकता था, मगर वो ऐसा नहीं चाहता था, वरना कौन रोकता उसे। अब वो बिल्कुल ही दूर हो गई थी। फिर चैन यूं रुखसत हुआ कि फिर कभी नहीं आया। रातें अब आंखों में गुजरने लगी थी। अना और इज्जत सब खत्म, गरूर खत्म, बस एक नफरत बची थी दिल में इर्तिसाम के लिए।
और वो नफ़रत इतनी ज़्यादा थी कि बस वो मार देना चाहता था उसे। जब तक मार ना देता सुकून ना पाता। बाकी सब एहसासात मर गए। उसका बाप और ज़ियाद पागल हो रहे थे उसकी फ़िक्र में, मगर वो बस इर्तिसाम को मारना चाहता था। फिर जेल के बाहर की ज़िंदगी भी कैद की तरह गुजर रही थी। जब एक और कत्ल करके जेल चला जाता तो क्या जाता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर इर्तिसाम को मार देना चाहता था हर सूरत हर कीमत। साईं गुलजार भागते अंदर आया तो उसे होश आया। क्या हुआ, मर गया? उसका लहजा स्पार्ट था। साईं वो घर में अकेला था, उसके घर को आग लगा दिया, उसने बौखलाते बताया। हाजिम कुछ लम्हे उसे देखता रह गया। बस वो उसे मार देना चाहता था। चुप हो गया। ठीक है जाओ तुम। साईं वो कुछ और भी कहना चाह रहा था। हाजिम ने उसे देखा। खबर आई है, पुलिस रवाना हो गई है आपको गिरफ्तार करने के लिए। वो घबराया हुआ था। जाओ तुम, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। गुलजार उसे दुख से देखता निकल गया तो हाजिम भी उठ खड़ा हुआ। एक काम हो गया था, बस अब एक और रहता था। गार्ड्स ने साथ जाना चाहा मगर मना करते वो अकेला निकल गया। जानता था अब उसका बाप सबसे पहले उधर ही आता। वो किसी से नहीं मिलना चाहता था। रास्ते में कई सफ़ेद गुलाब खरीदे उसने, गाड़ी में रखे। गाड़ी अपने आबाई कब्रिस्तान की तरफ मोड़ दी। आज रमला की मौत के बाद पहली बार कब्रिस्तान जा रहा था वो। रमला की कब्र पर सब गुलाब रखते वो सर झुकाए खड़ा था। आंखें शदीद सुर्ख हो रही थी। वो ज़ब्त की इंतहा पर था। जाने एक आंसू छलक पड़ा। तुम बहुत जल्दी चली गई हो। उसे अपनी आवाज़ ही फरेबी लगी। उसे तो भेजा गया था, वो कब गई थी? वो बिना अपने महंगे कपड़ों की परवाह किए उसकी कब्र के पास बैठता चला गया। ज़ब्त टूटता चला गया। मैं ये तो नहीं चाहता था, बाखुदा ये नहीं चाहता था। उसकी आवाज़ भारी हो रही थी। वजीद चेहरा आंसुओं से तर था। उसके हाथ में कब्र की मिट्टी थी, वो मिट्टी जिसमें उसकी बहन मिल गई थी। वहाँ रमला का एहसास था, खुशबू थी उसकी। उसका दिल खून खून होने लगा। काश तुम मान जाती, काश। आंखें ज़ोर से भींची। दर्द रगों पैर में गर्दिश कर रहा था। काश मैं ही मान जाता, तुम्हें वक्त दे देता, आराम से समझाता, आराम से पूछ लेता। काश वो पहले आ जाती तो तुम बच जाती शायद। काश मुझे कोई रोक लेता, काश मैं वो सब ना करता। ज़िंदगी एक लफ्ज़ काश बनकर रह गई थी। जब से होश संभाला था तब से शायद कभी रोया, मगर आज वो टूट गया था, सब कुछ हार गया था। रमला की कब्र के पास दूसरी कब्र उसकी माँ की थी। वो उस कब्र को देख भी नहीं सका। वो उसकी वजह से मर गई। उसकी अना, गैरत, गुस्सा सब बर्बाद कर चुका था। अब भी उसके दिल का मालो दौलत थी, मगर उसके हाथ खाली थे। जिस खानदान के नाम की पूजा करता था वही मिट चुका था। उनका गरूर ही उन्हें ले डूबा था। न जाने किसकी आह लगी थी। वो रो रहा था। चाहता था दिल का गुबार कम हो जाए, चाहता था सांस लेने में आसानी हो, चाहता था कुछ दर्द मिट जाए, चाहता था किसी को खबर भी ना हो। मगर फिर अचानक चौंका। तालियों की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। उसने पल में आंसू साफ किए, मुड़कर देखा तो चेहरे पर वहशत छाई। क्या बात है, अब कातिल भी रोएंगे? वैसे यकीन नहीं आ रहा, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हें नहीं आ रहा। वो उसके सामने आ गया था। वाइट शर्ट और पूरे वजूद पर चिपकी हुई थी जो बाल और शेव बढ़े हुए थे। चेहरे पर नरमी के बजाय सर्द मोहरी थी। वो इर्तिसाम खान था, मगर वो इर्तिसाम नहीं था। तुम अभी तक मरे नहीं। उसके लहजे में सिर्फ नफरत थी। अफसोस तुम कामयाब नहीं हुए, मगर कातिल तो हो। मैंने बहुत इंतज़ार किया। मैं तुमसे मिलकर पूछना चाहता था एक बार, तरस नहीं आया तुम्हें थोड़ा सा भी? जब वो मज़ाहमत कर रही होगी अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, नहीं आया तुम्हें तरस? वो सच में जानना चाहता था। हाजिम उसे देखता रहा सर्दोस्पाट निगाहों से। अलबत्ता दिल दुखा था। काश तरस ही आ जाता उसे अपनी बहन पर। तूने अपनी ही बहन को मार दिया। मेरी भी बहन है, मेरा बाप उससे सख्ती से बात करे ना तो मुझसे देखा नहीं जाता। तूने कैसे जिगर से काम लिया, गला ही घोंट दिया अपनी बहन का। वो हंसा था तंजिया दुख से। एक नज़र बस उस कब्र पर गई। वो नहीं देख सका वो मासूम लड़की कहाँ पहुँच चुकी थी। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। उसकी आवाज़ कम मगर लहजा शदीद सर था। रंगत खून जैसी सुर्ख हो चुकी थी। इर्तिसाम उसके पास आ चुका था। एक बार, शायद आखिरी बार भी उसने मुझसे मोहब्बत का इकरार किया था। वो भी मैं नहीं जानता कैसे हिम्मत कर ली। और तू जो कहता है ना कि रात मेरे साथ थी साथ, मगर वो अकेली नहीं थी, महिरा साथ थी। और अगर ना होती तो शायद वो उधर ही रात घुट घुट कर गुजार देती, मेरे साथ ना आती। वो इतनी पाक थी। हाजिम को अब दुख भी नहीं हुआ, सदमा भी नहीं पहुंचा। वो बस सुनता गया।
इतने दुख मिल चुके थे, अब तो दुख का मदावा भी नहीं हो रहा था। जीना चाहती थी, तूने तो निकल जा वरना मैं इधर ही मार डालूंगा तुझे। उसका दिमाग साई साई करने लगा। पिस्टल निकालते उस पर तानी। इर्तिसाम की आंखों में कोई खौफ ना था, अलबत्ता आंखें शदीद सुर्ख हो चुकी थी। शायद जख्म कुरेदे गए थे, खून खून हुए थे, खून खून हुआ था। वो यूं लगा आज वो मरी है, आज उसे रुसवा किया गया, सब जख्म ताज़ा हो गए। मार दे। वो 2 कदम पीछे हुआ। मुझे मार देता तब भी उसे छोड़। चुप, बिल्कुल चुप। पिस्टल छोड़े उसका गिरेबान उसने पकड़ लिया। उससे ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तेरा गरूर ले डूबा तुझे, तू साले। यक्के बाद दिगरे कई मुक्के उसके मुंह पे मारे। वो वैशी अंदाज में उसे मार रहा था। इर्तिसाम ने उसे छुआ भी नहीं। तेरी आज जान जाए, तेरी वजह से वो मरी, तेरी वजह से। अपने गुनाह मान, अपने गुनाह मान तू। वो पागल हो गया था, पलट कर उसको मारने लगा। वो दोबारा ये दुख नहीं झेल सकता था। वो उसकी वजह से मरी, वो पागल हो गया था। दूर पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ आई तो हाजिम ने उसे धक्का दिया। बस तू आज नहीं रहेगा। उसका लहजा जनूनी हो गया। चेहरे पर कई निशान थे। इर्तिसाम ने मुंह से खून थूका, सांसें फूल चुकी थी। हाजिम ने झुककर पिस्टल उठाई तो पुलिस की गाड़ियां आकर रुकी। ठा ठा गोलियों के चलने की आवाज़ और इर्तिसाम लड़खड़ा गया। पहले से सुर्ख शर्ट और तेज़ी से सुर्ख होने लगी थी। पुलिस एहलकार अंदर की तरफ फैलते उन्हें अपने घेरे में ले चुके थे। हाजिम को पिस्टल रखने का कह रहे थे मगर उस पर जुनून सवार था। बस बहुत हो गया, तेरा किस्सा भी खत्म। 2 पुलिस एहलकारों ने उसे तेज़ी से पकड़ा। ठा एक और गोली चली जो उसके दिल का निशाना लेकर चलाई गई थी। वो गिर रहा था। कंधे पर लग गई थी। सीने पर पहले 2 गोलियां लग चुकी थी। वो मुंह के बल गिरा। दायां हाथ रमला की कब्र की मट्टी पर लगकर मुंह से खून और तेजी से बहने लगा और बंद होती आंखों से उस कब्र को देख रहा था। वो हाजिम नफरत से चिल्ला रहा था। पुलिस ने उसका ख्याल करते उसे इज्जत से लेकर जाना चाहा मगर उस पर खून सवार था, जुनून तारी था कोई। वो उसे मारना चाहता था और ज्यादा। मजबूरन पुलिस ने उसे धकेलते गाड़ी में डाला। कुछ इर्तिसाम को उठा रहे थे। अफरा तफरी मच गई। लोगों का हजूम बनता जा रहा था। आंखें बंद मत करना, उसे कोई बार बार पुकार रहा था मगर उसे बस सुकून चाहिए था। आज फिर वही जख्म ताज़ा हुए थे। उसका सांस लेना मुहाल हुआ। उसने आखिरी बार कब्र को देखा और आंखें बंद कर ली। सुकून किसी भी कीमत पर चाहिए था उसे। पुलिस की गाड़ियां उन दोनों को वहां से ले जा चुकी थी। ऐन उसी वक्त शाहिद जदियाल की गाड़ी आकर रुकी। वो और ज़्यादा तेज़ी से निकले मगर तब तक वो जा चुके थे। अंदर रमला की कब्र पर सफ़ेद गुलाबों पर इर्तिसाम के हाथों के खून का रंग लग चुका था। सफ़ेद गुलाब सुर्ख हो रहे थे। कमर जदियाल अपने कमरे में नीम अंधेरा की एक कुर्सी पर झूल रहे थे। कबीर की माँ को ज़बरदस्ती कबीर के साथ भेज दिया गया था। खून अकेले रह गए थे। एहसासे शर्मिंदगी और निदामत का बिच्छू उनका चैन लूट चुका था। उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक मासूम कत्ल होते देखा। बोले कुछ भी नहीं, रोका भी नहीं। नतीजतन कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका था। वो घंटों घंटों कमरे में अंधेरा किए बैठे रहते। हाजिम को गिरफ्तार हुए काफ़ी अरसा हो गया। उसका बाप नीम पागल सा खाली हवेली में घूमता रहता। अभी वो सोचों में गुम थे कि कमरे का दरवाज़ा आराम से खुला। वो चौंकते हुए मुड़े। सामने शाहिद जदियाल को देखते हैरान ज़दा हुए। आप? तेज़ी से। तेरी वजह से हाजिम गिरफ्तार हुआ। उनका लहजा अजीब सा था। वो अभी हैरत ज़दा हुए ही थे कि तुझे भी मार दूंगा, तुझे भी मरना होगा, कोई नहीं बचेगा। मेरी बात। मौत को सामने देख उनका दिल शदीद खौफ से धड़का मगर ज़्यादा देर धड़क भी ना सका। एक के बाद एक पेट में चाकू के वारों ने उनकी आंखें हैरत से खोल दी। कुछ कहना चाहा मगर फिर धड़कनें साकित हुई तो लब भी सिल गए। वो अपने ही हाथों मौत का दुख और सदमा भी महसूस ना कर सके। शाहिद जदियाल ने चाकू दूर फेंका और फिर उन्हें सर से बालों से घसीटते बाहर ले जाने लगे। सफ़ेद संगे मरमर का फर्श खून आलूद हुआ। राहदारी से गुजरते सीढ़ियों से होते वो हवेली के पिछली जानिब गए। हवेली से मुलाजिम लोग पहले ही भाग चुके थे। बस शकीला भी रहती थी। इतना खौफनाक मंजर देखा तो सांसें रुक गई थी जैसे। उनके जाते ही वो भी हवेली का दरवाज़ा अबूर कर गई, फिर कभी ना लौटने के लिए राज दिल में दफना दिया था। शाहिद जदियाल ने खुद ही खड्डा खोदकर खून खून वजूद को अंदर डाला, फिर मिट्टी डाली। आंखों में सिर्फ वहशत थी। हाजिम उनका सब कुछ था। वो गया तो वो पागल हो गए। ये भी ना सोचा कि वो जिंदा था। जहर खंड मुंह में जो कुछ आता गया बुड़बुड़ाते गए। वो बाहर निकल गए। हवेली को शाहिद मासूम की
हवेली को शायद किसी मासूम की बद्दुआ खा गई थी या फिर उनका अपना गरूर ले डूबा था, कोई नहीं जानता था। उसके बाद हवेली बंद हो गई, दरवाजे पर बड़ा सा ताला लग गया। लोग उसे पुरानी हवेली कहकर पुकारने लगे। जब कोई गुजरता तो कानों को हाथ लगाता, मगर एक बात थी, हवेली अभी भी पूरी शान शौकत से खड़ी थी। सफ़ेद कैदियों के मखसूस लिबास में मलबूस हाजिम सरहान एक जानिब बैठा था। चेहरे पर सर्द मोहरी थी, बढ़ी हुई शेव और बढ़े हुए बाल जिन्हें पोनी में बंद कर रखा था। यहाँ उसे 5 महीने हो चुके थे। पहले पहल तो कुछ कैदियों से उसने लड़ना चाहा, वो खामोश रहा। मगर एक दिन काशा नामी बदमाश, जिसका कहर पूरे जेल में फैला था, उसने उसे अपने कपड़े धोने को कहा। फिर पूरे जेल ने देखा, हाजिम ने उसे धोकर रख दिया था। कसीर तादाद में कैदी उस पर टूट पड़े, मगर उसे फ़र्क नहीं पड़ा। उसके अंदर इतना जुनून था, सब उन्हीं पर उतार दिया। तब से लोग शाका की बजाय अब उससे खौफ खाते, उसका हर काम करते। वो जेल में भी हाकिम बना रहा। वो जिसको जिस काम से मना करता, वो बात पत्थर की लकीर हो जाती। ना मानने की सूरत में कोई हाजिम से नहीं बचा सकता था उन्हें। कई बार ज़ियाद मिलने आया, मगर अब उसने मिलना छोड़ दिया। उसका बाप शुरू में आता था, फिर न जाने वो भी किधर गया। जिधर भी गया, वो ना तो उनकी शक्ल देखना चाहता था, न किसी और की। ज़ियाद से उसे पता चला था इर्तसाम की मौत का। वो मुतमईन था, मगर सुकून ना मिल सका। रमला की मौत का दुख और फिर वो लड़की, वो याद आने लगी थी। अब उससे मिलना चाहता था वो, बस एक बार। दिल की जिद थी, जानता था वो किसी और की हो चुकी है, मगर वो बस मिलना चाहता था। किस तरह वो नहीं जानता था। हुक्म, खाना तैयार है, शेरू ने आकर उसे कहा तो वो फिर चौंक कर उठ खड़ा हुआ। बेमौत मार डालेंगी ये होशमंदियाँ, जीने की आरजू है तो धोखे भी खाइए। येलो ओवर शर्ट में मलबूस टॉवल से मुंह साफ करते वो वॉशरूम से बाहर निकली तो मोबाइल बज बज कर एक बार फिर बंद हो चुका था। महिरा ने टॉवल स्टैंड पर लगाया और गीले बालों में ब्रश करते उन्हें सीधा किया। अभी ट्राई करने का सोच ही रही थी कि एक बार फिर मोबाइल रिंग हुआ। उसने घड़ी देखी, रात के 11 बज रहे थे। उस वक्त और कौन हो सकता था। धड़कते दिल के साथ मोबाइल उठाया तो तवक्को के ऐन मुताबिक मीर की कॉल थी। लब कुचलते कुछ लम्हे देखती रही, फिर कॉल उठा ली थी। किधर थी, कब से कॉल कर रहा था। दूसरी जानिब सामिर ने सिगार के एस्ट्रे में मसलते जरा संजीदगी से पूछा। ग्रे टी शर्ट पहने, उसके बाल माथे पर बिखरे थे, उसे और वजीह बना रहे थे। वो मैं शावर ले रही थी, वो ज़रा सा हिचकिचाई। सामिर की भारी आवाज़ उसकी सांसें भारी कर रही थी। अच्छा, फिर तो काफ़ी हॉट लग रही होगी ना अभी। हमेशा की तरह लहजा काफ़ी बेबाक था। महिरा गड़बड़ा गई। सामिर, क्या मसला है, वो ज़रा खफकी से बोली। वो हमेशा ही उसे नर्वस करता। मसला तुम हो, तुम्हारे होते हुए और कहाँ मसले पेश हो सकते हैं मुझे। गहरी सांस लेते वो बेड से उठा था। तकरीबन 8 महीने हो चुके थे उसे देखे। अब तो बेचैनी जैसे रूह पर सवार हो चुकी थी। वो उसे देखना चाहता था, मिलना चाहता था, मगर मैं मसला बन गई हूँ अभी से, वो भी आपके लिए। रूठा रूठा अंदाज, उसका दिल मचलने लगा था उसे सामने देखने के लिए। आखिर और कितना सताओगी तुमसे अब तारों भरे आसमान को देखते उसने कहा तो महिरा लब काटने लगी। मुझे तुम चाहिए, मुझसे अब दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। बहुत वक्त ले लिया तुमने, अब बस तुम्हें मेरा होना है। उसका लहजा जनूनी हुआ। महिरा कुछ नहीं बोली। उसकी बातें, उसकी सांसें मुंतशिर कर जाती थी। चेहरा सदीद सुर्ख हो जाता। अब हो गया हो जैसे जैसे अब हो गया था। भूलो, धीमा सांसों से खेलता लहजा। ऐसी बातें करेंगे तो कॉल नहीं उठाऊंगी, ऐसी की तैसी बातों की फ़ोन नहीं उठाओगी, मैं तुम्हें उठाकर ले आऊँगा यहाँ। वो यकदम शिद्दत पसंदी से बोला तो महिरा ने मोबाइल कान के पीछे किया। कभी कभी वो उसे खुद से शदीद खौफ सदा कर देता था। ये जितने 8 महीने में तुमने नखरे दिखाए हैं ना, अब इनका खमियाजा 8 साल भुगतती रहना। तुम्हें मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि आना मेरे पास ही है, और अब तैयार रहना, बहुत हो गया। सर्ट सपाट लहजे में कहते उसने एकदम कॉल काटी, मोबाइल शिद्दत से दूर फेंका। वो लड़की, उसमें अजीब जनूनियत भर चुकी थी। खुद रग रग में उतरकर अब यूं लापरवाही बरतती कि उसका दिमाग शल हो जाता। मगर अब बस बहुत हो गया था। उसे वो चाहिए थी अपने सामने। दो टोक अंदाज में सोचते वो कमरे से ही बाहर निकला था। महिरा ने मोबाइल को देखा और बेड पर फेंका। गलती उसकी भी नहीं थी। वो बातें ऐसी करता था कि वो ज़्यादा देर सुन ही नहीं सकती थी। पहले तो फिर ठीक था,
मगर पिछले कुछ दिनों से उसका अंदाज बिल्कुल बदल गया था। उसकी मायने खेज बातें और शिद्दत पसंद लहजा, वो घबरा ही जाती थी। ग्लास वॉल स्लाइड करते वो बालकनी में आई। यहाँ से नीचे लॉन साफ नजर आ रहा था। क्यारियों में लगे फूल मुरझाए हुए थे उस वक्त, और लॉन के वस में रखा खूबसूरत झूला खाली था। दाएं जानिब कुर्सियां और एक मेज़ रखा था। उससे आगे पार्किंग थी, यहाँ स्याह रंग की गाड़ी खड़ी थी। वो एकदम कुछ अर्सा पहले की यादों में गुम हुई जब उन्हें इर्तिसाम का पता चला। वो सब शदीद खौफजदा हो चुके थे। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, कुछ खून बहुत बह गया था तो कुछ वो खुद भी सरवाइव नहीं करना का चाह रहा था। चंद दिन तक आईसीयू में रहा। इसी दौरान इसहाक खान उन्हें लेकर शहर एक फ्लैट में शिफ्ट हो चुके थे। गांव में अब उनका बच्चा भी क्या था, अल्लाह अल्लाह करके महीने बाद वो ठीक हो गया, मगर हद दर्जे खामोश हो चुका था। ज़रूरत के अलावा किसी से कोई बात न करता। अलबत्ता महिरा के साथ उसका अंदाज़ अब भी नर्म था। कुछ घर में रहने के बाद उसने चंद दोस्तों के साथ मिलकर अपना काम शुरू किया। गांव वाली ज़मीनें और घर वाली ज़मीन बेचकर इतने पैसे मिल गए कि वो काफ़ी अच्छी जगह इस्तेमाल कर गया। उसकी मोहब्बत थी कि 6-7 महीनों में उसे काफ़ी प्रॉफिट हो चुका था। उसकी मेहनत थी कि उसे 6-7 महीनों में काफ़ी प्रॉफिट हो चुका था। जब भी पिछले हफ्ते उन्होंने 2 मंजिला काफ़ी खूबसूरत घर खरीदा था, ज़िंदगी आसान होने लगी थी काफ़ी। इस दौरान सामिर से उसकी मुलाकात नहीं हुई। उसने आयनूर को काफ़ी बार बुलाया, मगर न जाने क्यों वो हमेशा टाल जाती। अलबत्ता उनकी माँ 1-2 बार आई थी। जब इर्तिसाम को उसके निकाह का पता चला तो काफ़ी दिन वो उससे बोला तक नहीं। वो नहीं चाहता था कि महिरा वापस गाँव जाए, मगर सामिर के नाम पर आती चमक उसकी आंखों से पोशीदा न रह सकी, सो वो मान गया। भला अधूरी मोहब्बत की तड़प उसके अलावा और भला अधूरी मोहब्बत की तड़प उससे बेहतर और कौन जान सकता था। उसने खुद को इतना मसरूफ़ कर लिया कि अपने लिए वक्त भी ना मिलता। सुबह जाता तो रात देर तक वापस आता। शायद वो अभी उस ट्रॉमा से निकल ही नहीं पाया था, या फिर निकलना ही नहीं चाहता था। अजब खोल उसके गिर्द हिसार बनाए हुए था। जिंदगी की सख्तियों और तलखियों ने उससे नरमी छीन ली थी। हाजिम गिरफ्तार तो हो चुका था, मगर उसका बाप किधर गया कोई नहीं जानता था। ना ही कमर जिदियाल के बारे में कोई सही बात जान पाया। कभी कभी वो सोचती थी तो अजीब दर्द महसूस होता। उसने काफ़ी वक्त उन लोगों के साथ गुजारा था। रमला उसकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती थी। उसकी माँ काफ़ी अच्छी औरत थी। फिर हाजिम, उसने गहरा सांस लिया। वो उसे एक अच्छा इंसान समझती थी। रमला की मौत और फिर ऊपर नीचे हुए तल्ख वाक़यात ने उसके दिल में हाजिम के लिए सब कुछ मार डाला। वो काफ़ी इज्जत करती थी उसकी, मगर अब वो कातिल था। उसका जुर्म नाकाबिले माफ़ी था। उसके बाप को अजियत दी, इर्तिसाम को बर्बाद किया, फिर उसे मारने में कोई कसर ना छोड़ी। उस पर इतने संगीन इल्ज़ाम लगाए। वो दिल से यूं उतरा कि फिर नफ़रत भी महसूस ना कर पाई। उसके लिए वो नफ़रत भी महसूस ना कर पाई। शुक्र था वो उनकी ज़िंदगी से जा चुका था। वो सोचों से तब निकली जब दाखिली दरवाज़ा खुला और वो दूसरे ही लम्हे सफ़ेद गाड़ी अंदर दाखिल हुई। महिरा ने गहरा सांस लिया। रात के 12 बज रहे थे और वो अब आ रहा था। बालों को 2-4 बल देते उसने बंद किया और कमरे से निकल गई। अब उसे खाना भी पूछना था, ये जानते हुए भी कि वो मना कर दिया करता।